अभी जस्ट मैंने बताया था कि फिज़िक्स नेचर के लॉज को बताता है। आई मीन स्टडीज लॉज ऑफ द नेचर। अब लॉज ऑफ नेचर है तो इसे पढ़ने के लिए हमें क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब इन क्वांटिटीज़ को पढ़ने के लिए, इन्हें जानने के लिए वी नीड, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। और इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ने के लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। यूनिट्स, जैसे अभी जस्ट मैंने एग्जांपल से शो किया था कि अगर एक चींटी एंड चींटी और एक हाथी अगर पूछा जाए कि एक हाथी चींटी से कितना ज़्यादा भारी है, कितना ज़्यादा वज़नी है, तो हमें बताने के लिए एटलीस्ट एक कॉमन कॉमन यूनिट ऑफ मास चाहिए। ठीक है। और अगर हमें, तो उसके लिए अगर मान लीजिए एक हम यूनिट मास ले भी लेते हैं, सो फॉर सपोज जो चींटी है वो 20 टाइम्स ऑफ यूनिट मास है और एक हाथी जो है वो 200 टाइम्स ऑफ यूनिट मास है। मैं अभी कोई मास का यूनिट डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब कर रहा हूँ ताकि आपको यूनिट्स की इम्पोर्टेंस समझ में आए और क्यों ज़रूरी है। तो ये 20 टाइम्स है, ये 200 टाइम्स है। तो चींटी से हाथी कितना ज़्यादा वज़नी हुआ, तो 200/20 दैट्स एंड 10 टाइम्स। तो एक चींटी से हाथी 10 टाइम्स, ये बस एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसा मत समझिएगा। मेरे ख्याल से चींटी से तो हाथी काफ़ी ज़्यादा भारी होगा। सो ये हमें यूनिट्स का इम्पोर्टेंस बताता है कि हमें यूनिट्स क्यों चाहिए और कितनी ज़रूरी है यूनिट्स हमारे लिए। अब सोचिए कि यूनिट्स जब बने होंगे, उसके पहले एक्चुअली यूनिट्स से पहले आपको क्वांटिटीज़ के बारे में जानना चाहिए। जो मेरे ख्याल से जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो 7 माना गया है और इसी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 माने गए हैं। ठीक है। अब 7 इसीलिए माने गए कि ये फंडामेंटल इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, उल्टा अदर क्वांटिटीज़ इनके थ्रू होकर के एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड यूनिट्स स्लैश क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। अब हम अगर इनके बारे में जानते हैं तो जैसे मैंने बताया कि 7 है, 7 में कौन कौन से हैं। सो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट,
thermodynamic temperature amount of substance luminous intensity। हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम इन क्वांटिटीज़ के बारे में जानते जाएंगे और इन्हीं के 7 यूनिट्स ये किया गया है। दिस आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन्हें कहते हैं, जिससे फंडामेंटल इसीलिए कहते हैं जैसे मैंने बताया कि ये इस पे किसी ये फ्री है, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब किसी भी अदर यूनिट्स की ज़रूरत नहीं है इन्हें डिफ़ाइन करने के लिए, और अदर यूनिट्स इनके हेल्प से डिफ़ाइन या डिराइव किए जाते हैं, जिसे हम डिराइव्ड यूनिट्स भी कहते हैं। तो लेंथ इज़ मीटर, जिसे m डिनोट किया जाता है। मास इज़ किलोग्राम, दैट इज़ kg। टाइम इज़ सेकेंड, s। इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर, a। This is Kelvin, that is K। Amount of substance is mole, and this is candela। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। सो ये स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई स्टैंडर्ड यूनिट्स? सो एक्चुअली अर्लियर CGPM एक संस्था बनी थी जिसे हम कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइंट्स एट मेजर के नाम से जानते हैं। एक फ्रांस में इसका ये था। तो ये संस्था अभी भी है और यही डिसाइड करती है कि कौन सा यूनिट कैसा रहेगा, किस नाम से रहेगा, क्या मेजरमेंट यूनिट रहेगा किस फिजिकल क्वांटिटी का। तो अब स्टैंडर्डाइजेशन की क्या ज़रूरत पड़ी? स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत इसीलिए पड़ी ताकि हर जगह, हर एक वर्ल्ड के हर एक कोने में एक सिमिलर क्वांटिटी के लिए सिमिलर यूनिट यूज़ हो, ताकि उसके कंपैरिजन में, उसके वेइंग में, उसके डिटर्मिनेशन में एक किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। अदरवाइज़ सब अपने अपने तरीके से यूनिट्स यूज़ करने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत यही है। और फिर 1971 में इंटरनेशनल सिस्टम द यूनिट्स, ऐसा यूनिट का फॉर्मेशन हुआ। यही CGPM ने ही बनाया था, ठीक है। and these are the all SI units which I am showing you। अब एक चीज़ जो हमें जानना है, और अब SI यूनिट्स ही चलते हैं, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। फिज़िक्स में जहाँ भी आप पढ़ेंगे वो SI यूनिट्स ही है। एक चीज़ जो हमें जानना है, दैट इज़ SI प्रीफिक्सेस। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के अमाउंट को मेजर करने के लिए उसके, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम भी हो सकता है, वेरी लेस, या इट कैन बी वेरी लार्ज ऑल्सो। तो इस चीज़ के लिए उस क्वांटिटी में हमें प्रीफिक्सेस की ज़रूरत पड़ी। प्रीफिक्सेस क्या है भाई? पावर ऑफ 10, ठीक है। पावर ऑफ 10 यानी एक्चुअली उनके क्वांटिटी को जानने के लिए और कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के लिए एक चीज़ जान लीजिए, अगर फॉर सपोज़ अगर हम मास का kg है, तो फॉर सपोज समथिंग इज़ अबाउट 1000 kg, दैट इज़ 10⁻³ kg, ठीक है।
दैट इज इसे हम 1 तो अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से प्रीफिक्सेस होते हैं, यानी पावर ऑफ 10 उनका प्रीफिक्स क्या है एंड उनका सिंबल क्या है। ऐसे बहुत सारे हैं बट मेरे ख्याल से कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं। पावर ऑफ 10 अगर 18 है दैट इज एक्सा, सिंबल इज ई। 10⁻15 अगर होता है दैट इज पेटा, सिंबल इज पी। 10⁻12 this is टेरा and this is टेरा का टी, yes. 10⁻9 this is गीगा, this is G. 6 मेगा, this is M, कैपिटल M. उसके बाद आप 3 2 1, 3 is kilo, this is hecto and this is डेका. किलो is K small h and this is DA. उसके बाद माइनस में जाते हैं, -1 इज डेसी स्मॉल डी, -2 इज सेंटी स्मॉल सी, -3 इज मिली, दिस इज स्मॉल एम, -6 इज माइक्रो, दिस इज म्यू, -9 इज नैनो. नैनो का नाम आपने काफ़ी सुना होगा. N, this is -12 is pico, right. This is P, -15 is femto. ये थोड़ा साइड जा रहा है. This is F and -18 is atto. This is A. So this is all about the SI prefixes which we need to know. इतना भी ज़्यादा है, उतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी फ़िलहाल. आप इसका जैसे मैंने लिखा हुआ था, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले सकते थे. वो मैंने पहले नहीं बोला, लेकिन आप वीडियो में कहीं भी पॉज करके या बैक करके आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग तो हो नहीं रही है. अब कुछ बेसिक यूनिट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे मीटर. तो मीटर कितना होता है, मीटर कैसे उसे ये है, क्या डेफिनेशन है मीटर का. तो मीटर एज़ पर द डेफिनेशन, जो नया डेफिनेशन है, मीटर का डेफिनेशन चेंज होते आया है, मैं पहले आपको बता दूं. सो अभी का एज़ पर द न्यू डेफिनेशन, दिस मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट, ठीक है, इन द वैक्यूम in 1/299792459 of part of a second, जिसमें एक्चुअली जी ये जो आपको फिगर है दैट इज, दिस इज एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट. तो वैक्यूम में जो इतने सेकंड्स में लेंथ लाइट जितना ट्रैवल करती है दैट इज़ मीटर. उसके बाद सेकंड, टाइम टेकन बाय, अब सेकंड में आते हैं तो सेकंड में है कि टाइम टेकन बाय 9192631770. इतना ऑसिलेशंस जो लाइट का है, इतना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय द लाइट emitted by light emitted by cesium 133 आइसोटोप है इसका एटम का. तो सीजियम क्यों लिया गया, एक्चुअली जो न्यूक्लियर जो ये सीजियम क्लॉक होता है ना, ये इतना एक्यूरेट है कि 6000 ईयर में 2 सीजियम क्लॉक को एक साथ रखा जाए तो 6000 साल के बाद ये सीजियम क्लॉक
का, इन दोनों सीजन क्लॉक का जो डिफरेंस ऑफ टाइमिंग है वो 1 सेकंड से डिफर करेगा 6,000 साल के बाद। सो इसीलिए इसे लिया गया है। तो ये वैसे बस जानने की बात है, कि कोई ये नहीं है। आप इसे किसी भी टेक्स्ट बुक में अदर या ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। अब जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ बतानी ज़रूरी है ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे बता सकूं स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अब मुझे हमें डायमेंशन जानना बहुत ज़रूरी है। डायमेंशन क्या होता है? एक्सपोनेंट जो होता है ना, जो बेस क्वांटिटी होती है, बेस क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट होता है, जो किसी भी एक्सप्रेशन में इंटर करता है, तो उस एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू एन एक्सप्रेशन, ठीक है, इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी इन दैट बेस। अब ये थोड़ा सा डेफिनेशन ये है, लेकिन मैं आपको इसे समझाता हूँ। आप फोर्स के बारे में जानते हैं, मास हमने पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, इनटू एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, that is mass into velocity is length या distance upon time, and this is also time, ये time already यहाँ है, that is mass into length into time -2। सो अब डायमेंशन के तौर पे इन्हें मास के लिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, मास के लिए, और मेरे ख्याल से ये कम हो रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे नया ले लूँगा। मास के लिए है m, टाइम के लिए है t, कैपिटल T, लेंथ के लिए है, जो डायमेंशन यूज़ होता है, जो नोटेशंस यूज़ होते हैं, लेंथ के लिए l, करंट के लिए I, बाकी लुमिनस इंटेंसिटी के लिए CD है, केल्विन टेम्परेचर के लिए K है केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है। वो सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस ये डायमेंशंस के लिए जो नोटेशंस है ये अलग है, कैपिटल में लिए गए हैं। तो फोर्स का जो हो गया आपको M L एंड T-2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। अब डायमेंशनल फार्मूला की ज़रूरत कहाँ से आती है? हमने डायमेंशन पढ़ा, अब डायमेंशनल फार्मूला की ज़रूरत कहाँ से आती, क्यों आती है? डायमेंशनल फार्मूला की जो ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत देखिए 2-3 जगह पे है। सबसे पहले तो हम जो एक तो मान लीजिए आपके पास कोई x इज इक्वल टू यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक फार्मूला है, यहाँ से आया वो छोड़ दीजिए। बट अब हम ये अगर चेक करना चाहें कि ये फार्मूला डायमेंशनली सही है कि नहीं, क्योंकि कोई भी फार्मूला अगर सही है तो पहले उसे डायमेंशनली सही होना होगा, बाद में अ डायमेंशनल फार्मूला नीड नॉट टू बी एक्चुअली करेक्ट बट इट नीड्स टू, बट लेकिन कोई भी एक्चुअल करेक्ट फार्मूला अगर है तो उसे डायमेंशनली भी करेक्ट होना होगा। सो x इज़ द डिस्टेंस, l, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। हम आगे पढ़ेंगे, हम जनरली यही नोटेशन यूज़ करते हैं, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस इज़ वेलोसिटी, इनिशियल हो या फाइनल हो, वेलोसिटी इज़ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज़ लेंथ अपॉन टाइम, दिस इज़ टाइम, t इज़ टाइम स्क्वायर, प्लस डायमेंशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज़ ज़ीरो, तो हम इसे हटा ही देंगे। एक्सेलरेशन
is velocity upon time into time square, and this is t cancel, this is सॉरी, ये फार्मूला यूटी है, इसीलिए यहाँ पे डायमेंशन गलत आ रहा था, तो आपने देख भी लिया. दिस इज़ एल, दिस इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट. दिस इज़ टाइम प्लस किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन ज़ीरो रहता है. दिस इज़ ए फॉर एक्सेलरेशन, दिस इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू टाइम स्क्वायर. सो टी कैंसिल, velocity, this is sorry, length upon time, so this is L, this is L plus velocity is length upon time into t square. ये कैंसिल हो जाएगा. सो L इज इक्वल टू L प्लस L. सो जो डायमेंशंस हमेशा आपको सेम आ गई, यानी तीनों टर्म का इस फॉर्मूला में. ये कहने का मतलब था कि जब डायमेंशनल फार्मूला हम निकालते हैं तो किसी भी फार्मूला का सबसे पहला बेसिक नीड ये है कि उसमें जितने टर्म्स हो इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे, सभी के इंडिविजुअल टर्म्स का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा. इसका डायमेंशन एल है, इसका भी एल होगा, इसका भी एल होगा. बट ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों डायमेंशन सेम होने के बावजूद ये इक्वेशन एक्चुअली में सही हो. ये एक्चुअली में गलत भी हो सकती है, बट कोई भी एक्चुअल सही इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा. और फिर कन्वर्शन यूनिट्स भी जानने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. ये बस लास्ट है, मैं इसे बता के आज का क्लास ख़त्म करूँगा. कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स. सो फॉर सपोज हम पास्कल फोर्स अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगता है, डेट इज़ प्रेशर. और एक CGPA यूनिट अगर हम लेते हैं तो एक 1 पास्कल, मेरे ख्याल से आज का ये इंक ख़त्म हो रहा है, तो आज हम इसे यहीं छोड़ देते हैं. कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स हम कल पढ़ लेंगे ताकि डायमेंशनल फार्मूला हम ठीक से और समझ पाए, तब हम आगे बढ़ेंगे कल. एंड थैंक यू. और अभी मैं बस कैमरा घुमाने वाला हूँ. सो थैंक यू. आई थिंक मैं विजिबल हूँ और आज के लिए. और थैंक यू, गुड नाइट. अब कल मिलते हैं आगे के टॉपिक्स के साथ. बाय.